हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से बाबा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है और यह चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच प्रस्तुत होता रहेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। पूरा एग्ज़ाम तक, जब तक आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ रहूँगा और इसी तरह के VVI मस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप सभी लोगों के समक्ष लेकर आता रहूँगा। इतिहास और मैथ अभी 2 सीरीज इस चैनल पर चल रहा है, इतिहास और मैथ। फिर इसके बाद हम लोग कोई और 2 सब्जेक्ट का सीरीज लेकर आएंगे। इसी तरह करके पूरा हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। और कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए ताकि अंत में बताइएगा कि आप लोगों का कुल कितना स्कोर आ रहा है और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से आप लोग को कुल कितना स्कोर आ रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आपके सामने देख लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन है तुर्की, उसके बाद है मिस्र को, यूनान को और पोलैंड को। तो आपको बताना है कौन है, तुर्की है, मिस्र को है, यूनान को है या पोलैंड को है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को ही हम लोग यूरोप का मरीज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है। चलिए बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है। तो इसका ऑप्शन दे रहा है लुई 18वां, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। आप लोग आंसर दीजिए, तब तक हम कोई दूसरा पेन यूज कर रहे हैं। हाँ चलिए ये सही है, थोड़ा इसमें कलर दे दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। हाँ चलिए अब ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग, 1 मिनट। हाँ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। बताइए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, तो फ्रांस की क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। देखिए पूछ रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। ऑप्शन दे रहा है 1804 में, 1791 में, 1799 में, 1805 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, तो 1804 में। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5। गेराबल्डी पेशे से क्या था। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। गेराबल्डी पेशे से क्या था, सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। तो गेराबल्डी पेशे से क्या था, आप लोगों को मालूम होगा, गेराबल्डी पेशे से एक नाविक था। चलते हैं आगे की तरफ। 6 नंबर, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया 7 नंबर। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। पूछ रहा है कि 1829 ईस्वी में
एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन है तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की के साथ यह संधि हुई थी। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताना है हम लोगों को कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? पूछ रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? क्या इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था या प्रसा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट, एक मिनट, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, रुक जाइए एक मिनट, आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसको किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा, काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कुल कितना स्कोर आया है। इसी तरह से VVI, जितना भी VVI होगा हम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। और प्रत्येक दिन आप लोग के समक्ष वीडियो उपलब्ध रहेगा। इसलिए कृपया आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ऑप्शन दे रहा है, हेपसबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जार शाही वंश। किस वंश की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की स्थापना जो थी की गई थी। आगे हम लोग चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? पूछ रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए दे रहा है, जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यूनान। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जालबेरिन एक संस्था थी। पूछ रहा है कि जालबेरिन एक कैसी संस्था थी? क्या क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी या पादरी एवं सामंतों की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। VVI क्वेश्चन है, ठीक ना? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग VVI लगा लीजिए। बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? पूछ रहा है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम वन ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? रूस का राजा था, यूनान का था, फ्रांस का था, जर्मनी का था? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान का। कहाँ का था? यूनान का। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1830 में, 1832 में, 1836 में, 1842 में। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1832 में। 1832 में इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया।
चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? क्या स्टेट्स जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने या डायरेक्टरी ने? कौन सी संस्था थी जो उसे फांसी दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य? किस प्रकार का हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? ऑप्शन है वियना की संधि, एडनपोला की संधि, कुस्तुतुनिया की संधि या प्राग की संधि? किस संधि द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुस्तुतुनिया। कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का राष्ट्र का उद्घोषित हुआ था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नवयुगल आंदोलन का प्रणेता कौन था? नवयुगल आंदोलन का प्रणेता कौन था? दांते, मैकियावेली, गेराबेल्डी, जियोवर्टी? कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, प्रसार डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध या सीडान का युद्ध? किस युद्ध द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था? 1815, 1821, 1832? कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1821 में। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं। हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई लंदन में, पेरिस में, ओडेसा में या इनमें से कोई नहीं? लंदन में, पेरिस में, ओडेसा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओडेसा में। ओडेसा देखिए, उड़ीसा नहीं है, ओडेसा है। ओडेसा, ओडेसा एक जगह है, वहीं पर हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। बहुत सा नया क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ठीक ना, जो कि बहुत VVI क्वेश्चन है। ये सब VVI क्वेश्चन है, आप लोग को कहीं नहीं, बस यहीं पर मिलेगा। भले ही आप लोग कहीं पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप लोग जरूर आकर यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपके नंबर में, जो भी आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, जो भी आप लोग सेट लगा रहे हैं, तो नंबर में यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरा नंबर बढ़े, नंबर इंक्रीज हो, तब तो आप लोगों को एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस को कुछ नहीं होगा। जरूर कुछ ना कुछ नया नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। तो आइए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? कौन था? टिप्पू सुल्तान था, मुर्शिद कुली खां था, वाजीराव था या इनमें से कोई नहीं? टिप्पू सुल्तान था कि मुर्शिद कुली था कि वाजीराव था? इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिप्पू सुल्तान होगा, इसका आंसर क्या होगा? टिप्पू सुल्तान। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? मेटरनिख ने किया, बिस्मार्क ने किया, चार्ल्स दशम ने किया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेटरनिख। क्या होगा राइट आंसर? मेटरनिख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार्ल्स एल्वर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? सार्डिनिया, पीडामाउंट, पोलैंड, हंगरी, यूनान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ का था? तो सार्डिनिया, पीडामाउंट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804। 1804 में हुई थी। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद अंतिम यही ये क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? इतावली, मेग्यार, फ्रेंच, पोलिश, कौन सी भाषा बोलती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेग्यार। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? मेग्यार। तो बस इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन था। फिर इसी तरह के शानदार सेशन हम लेकर प्रतिदिन आएंगे, क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। यदि यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कर दीजिए। शेयर करने से मान लीजिए किसी का भला ही हो जाएगा। कोई कहीं भी पढ़ता हो, कहीं भी क्लास करता हो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर करे, हमारे साथ जुड़ जाए और परीक्षा तक, एग्ज़ाम के दिन तक हमसे जितना संभव होगा उतना आप लोगों के लिए करेंगे। और विश्वास रखिए, विश्वास पर यह सारा दुनिया टिकी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल एक और इसी शानदार जानदार वीडियो के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।